20 जून 2022 महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के बाद शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे गायब हो जाते हैं और उनका फोन भी अनरीचेबल आ रहा था। जब उनको खोजा गया तब ये पता चला कि असलियत में एकनाथ शिंदे अकेले गायब नहीं है, उनके साथ 11 और भी एमएलएस लापता थे। फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि ये सब एमएलएस बीजेपी के स्टेट सूरत में हैं। ये सब एमएलए मिलकर शिवसेना के अगेंस्ट अपनी नाराजगी बताते हैं। अब ये सुनकर उद्धव ठाकरे कंसर्न हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई। लेकिन अपनी मीटिंग बुलाते वक्त उन्हें ये पता चला कि उनके 10-12 और एमएलए सूरत जाके बैठ गए हैं। तब उन्हें ये एक्चुअली में पता चला कि मामला बहुत गंभीर है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना की खुद के नेता अपने ही पार्टी के अगेंस्ट चले गए। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1966 में बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के यूथ को अपॉर्चुनिटीज लॉस करते हुए देखा। इससे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इस यूथ को एक अच्छे गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है और इसी पर्पज से 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना पार्टी की शुरुआत की। शुरुआती समय में तो शिवसेना पार्टी का यही एम था कि मराठी लोगों के हित में खड़े होना और उनके लिए फाइट करना। लेकिन लेट 1970s तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के फाइट के चलते शिवसेना ने जो डिसीजन और स्टेटमेंट आगे रखे, उससे ये सबके लिए क्लियर हो गया था कि पार्टी सिर्फ मराठी लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए भी खड़ी होती है। जिस समय सब हिंदुत्व के लिए बोलने से डर रहे थे, उसी समय बाला साहेब ठाकरे जी ने अपने विचार सबके सामने रखे और हिंदू लोगों को एकजुट करने लगे। उस समय उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जो कि है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब शिवसेना के अनुसार यहाँ तक वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इनफैक्ट पार्टी का मेन मोटो ही मराठी मानुस के लिए लड़ना था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद बीजेपी के लीडर प्रमोद महाजन भी राज्य में हिंदुत्व के लिए खड़े हुए। इसके बाद बीजेपी को पता चला कि शिवसेना की और उनकी कोर आइडियोलॉजी काफी हद तक सेम है और इसके चलते 1989 दोनों पार्टी ने युति मतलब कि स्ट्रॉन्ग अलायंस खड़ा कर दिया, जिसने कुछ टाइम के बाद 1995 में महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उस समय महाराष्ट्र के सीएम तो मनोहर जोशी बने थे, लेकिन सिक्का तो बाला साहेब ठाकरे जी का ही चलता था। अभी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 30 सालों तक चला, लेकिन फिर ये 30 सालों के बाद इस रिश्ते में दरार आ गई। जब साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस का टर्म खत्म हुआ और 2019 का जनरल इलेक्शन सामने आया, तब उस समय इलेक्शन से पहले बीजेपी और शिवसेना में ये डिसाइड हुआ था कि इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होगा, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ सीएम। फिर बाद में जब रिजल्ट्स आए तो यूती यानी कि बीजेपी 166 मतलब आधे से भी ज़्यादा सीट के साथ ऑलरेडी जीत गई थी। लेकिन जिस इक्वल पावर और सीट को लेकर एग्रीमेंट हुई थी इलेक्शन से पहले, वही एग्रीमेंट इलेक्शन के बाद दोनों पार्टी की तरफ से सहमति नहीं हो पाई और इसी वजह से 3 नवंबर 2019 को शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन इस डिसीजन से दोनों को ही पॉलिटिकली भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी साथ ना हो तब मेजोरिटी तो किसी की भी नहीं होगी और मेजोरिटी नहीं तो सरकार भी नहीं, और ऐसे केसेस में ऑपोजिशंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही हुआ इधर भी। जब दोनों की ही मेजोरिटी पूरी नहीं हो रही थी तो उन्हें ऑब्वियसली किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करना था। तो शिवसेना ने इस मौके का फायदा उठाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन बना के 154 एमएलएस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। इस गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे सेना के तीसरे और ठाकरे परिवार के पहले सीएम बने। इससे पार्टी के सब मेंबर बहुत खुश थे, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो कोalition पार्टी का यूज किया उससे कुछ एमएलएस नाराज हो गए और कुछ इवेंट हुए, जैसे कि कोalition मीटिंग। अलायंस के दूसरे दिन ही कोalition मीटिंग में उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के लेजिस्लेटर अबू आजमी साथ बैठे थे। ये वही अबू आजमी है जिन्होंने हमेशा से बाला साहेब ठाकरे के अगेंस्ट कहते आ रहे थे। दूसरा इवेंट कॉन्फ्रेंस विद एंटी सीएए मुस्लिम लीडर्स। जैन 2022 उद्धव ठाकरे ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और नेशनल लीडरशिप ऑफ सिटीजन्स एनआरसी को अपोज करने वाले मुस्लिम लीडर्स के साथ मीटिंग की। ये कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीडर चाहते थे कि गवर्नमेंट सीएए और एनआरसी को अपोज करे और इस कॉन्फ्रेंस में रजा एकेडमी के फाउंडर अलहाज सईद नूरी भी मौजूद थे।
और ये रजा एकेडमी वही एकेडमी है जिसने महाराष्ट्र में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट अटैक परफॉर्म किए थे। तीसरी बात, वीर सावरकर इंसल्ट। वीर सावरकर, जिन्हें शिवसेना फादर ऑफ हिंदुत्व मानती है, उनकी इंसल्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस सेवा दल ने की है, लेकिन शिवसेना बिना कुछ बोले ये इंसल्ट देखती रही। अब ये सब देखकर कुछ एमएलए जो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि सेना सिर्फ तब के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए उनकी ही पार्टी और महाराष्ट्र के लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। उन्हें लगने लगा कि सेना अपने आइडियोलॉजी को भूल गई है, जिसके वजह से इस पार्टी को बनाया गया था 1966 में। बस इसी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन देखा जाए तो ये पूरा केस में एक नाम जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आई है, और वो है एकनाथ शिंदे, जो अभी के करंट सीएम भी है। एकनाथ शिंदे का भी यही कहना था कि सेना अब अपने आइडियोलॉजी को भूलकर सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रही है। उनका ये भी कहना था कि पार्टी में एक सीनियर लीडर होने के बावजूद उन्हें हमेशा पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाता था। वो यूथ लीडर आदित्य ठाकरे से भी नाराज थे, क्योंकि शिंदे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के चेयरमैन थे, लेकिन आदित्य ठाकरे उनके चेयरमैन होते हुए भी MMRDA के मीटिंग खुद कंडक्ट करते थे, उनको साइडलाइन करके। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की रेसिडेंस मातोश्री बंगलो में जाकर उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो अपने कंसर्न कभी सेना के सामने रख ही नहीं पाए। और तीसरी बात, शिंदे का उस समय सिक्योरिटी जी लेवल का था, लेकिन उन्हें C+ लेवल का चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उनकी इस डिमांड को भी इनकार कर दिया। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद शिंदे और बाकी के MLAs पार्टी से अलग होने की सोची। इसीलिए 20 जून 2022 को शिंदे के साथ 11 MLAs रिबेल करके सूरत निकल गए। अब जाहिर सी बात है, अगर MLA रिबेल करेंगे तो उद्धव ठाकरे शांत थोड़ी ना बैठेंगे। उन्होंने 16 रिबेल MLA को एंटी डिफेक्शन लॉ नोटिस भेजवाना शुरू कर दी। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पहले उसे समझते हैं। अब अगर कोई MLA किसी पार्टी के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी को छोड़ देता है, तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। एज ए रिजल्ट वो MLA डिस्क्वालीफाई हो जाता है पार्टी से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टी के टोटल MLAs में से अगर 2/3 MLA एक साथ निकल जाते हैं तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। और एक बार 2/3 MLA पार्टी से बाहर निकल गए तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, स्प्लिट बोला जाएगा। और इसी लॉ के बेसिस पर शिंदे ने इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ पर स्टे ऑर्डर जारी किया, जो कि शिवसेना के अपोज में था, जिसे देख के 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया। अब इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुकाबलिक यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्रैश हो गया। अब ऐसे केस में एक तो रूलिंग पार्टी को अपना मेजोरिटी प्रूफ करके गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, लेकिन इस केस में उद्धव ठाकरे ने तो डायरेक्ट हार मान के रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अब गवर्नर का ये काम था कि मेजोरिटी पार्टी को सीएम के पोस्ट के लिए इनवाइट करे, और ऐसा हुआ भी। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी सीएम। एकनाथ शिंदे अपने आप को सेना के लीडर डिक्लेयर करके बीजेपी के साथ कोलिशन करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म की। एकनाथ शिंदे कहते हैं बाला साहेब ठाकरे हमारे पिता है और हम उनके उसूलों से भटकना नहीं चाहते। और वहीं पे उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ लीडर, जिनका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे पिता का नाम इस्तेमाल करके हमारे पार्टी को धोखा दिया है। अब आपको दोनों में कौन सही और कौन गलत लगता है, कमेंट करके बताइए। और ऐसी एक और इंटरेस्टिंग राइवल स्टोरी है इलॉन मस्क और ट्विटर CEO पराग अग्रवाल के बीच में भी। अगर आपको वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।